गुड इवनिंग भाई सभी को। आपको याद होगा बेटा कि हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह जो है यहाँ तक हम देख चुके थे। यहाँ से हमें बात शुरू करनी है और क्या कहानी है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी भी कहते हैं। एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या? नेशनल इनकम इज sum of monetary value of flow of all the final goods and services produced by normal resident of a country during a period of an accounting year। एक एक बात को समझेंगे। नेशनल इनकम क्या? सम यानी टोटल। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू उसका। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए और फ्लो हुए, जो बने और बिके हैं। ठीक है, जितने गुड्स एंड सर्विस उनकी जो वैल्यू का टोटल है। ठीक है, और बन के बिके या जिन्होंने बना के बेचे हैं और खरीदे हैं वो कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री। कौन होते हैं इसकी बात करेंगे। और इनका पूरा हिसाब किताब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात हो रही है ना, अकाउंटिंग ईयर। तो एक पूरे साल में इस वाले में, ठीक है, साल में कितने गुड्स एंड सर्विस बने और बिके हैं, ठीक है, उनकी जो मनी वैल्यू का टोटल है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। उसे नेशनल इनकम कहते हैं। एक देश में जितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंट है उस कंट्री के, उस देश के निवासी हैं, अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर उस पूरे रकम का टोटल जितना उन्होंने फ्लो किया गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है, जो पैसा खर्चा किया है, लगाया है, ठीक है, वो उसका जो टोटल है वो आपका नेशनल इनकम। ठीक है, जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उन सब के बारे में बात हुई है एक साथ। आई होप समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट मतलब सिंपल चीज, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना ही बात है जो समझनी है आप। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन हम बात कर चुके हैं, वैसे भी आपको आइडिया भी होगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है वो समझो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे उसमें डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के नाम से ही आपको दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, घबराना नहीं कि डेप्रिसिएशन नहीं दिया और कैलकुलेशन कैसे करें, ढूंढना कहीं ये नाम तो नहीं लिखा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, वो भी लिख सकता है। तो डेप्रिसिएशन क्या? किसी चीज को इस्तेमाल किया, जैसे मैंने ये पेन लिया 100 रुपए का आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस पेन को चलाया, इस्तेमाल किया, ठीक है, खर्च हो गया आधा ये। अब मैं किसी को बेचूंगा तो कम में बिकेगा ना, 100 रुपए का हो सकता है 30-40 में बिके। इतना खर्च की, किसी चीज को इस्तेमाल कर ली, उसकी इतनी वैल्यू कम हो गई, वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने फोन यूज किया, ठीक है, फोन यूज किया, मान लो मैंने लिया 5,000 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, 5,000 का फोन लिया, इस्तेमाल किया, 1 आध साल चला, तो किसी ने 4,000 रुपए की वैल्यू में खरीद लिया, तो 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया। जितना इस्तेमाल किया, रख रखाव का खर्चा हो गया, वो सब डेप्रिसिएशन है। ठीक है, जो वैल्यू कम हो जाती है किसी चीज की, फिक्स एसेट्स की, किस लिए? नॉर्मल वियर एंड टियर इस्तेमाल वगैरह करने से। ठीक है, ये सब है। 12th के लेवल पे डेप्रिसिएशन का मतलब इतना ही समझना आपको, आगे चल के समझोगे डेप्रिसिएशन। अगर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो इसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है। खैर, the concept of depreciation is very important in economics to understand the difference between gross value and net value। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में ग्रॉस और नेट के बीच के लिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन बहुत काम आता है, तो ये पूरा पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ग्रॉस में ऐड होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सॉरी क्या लिखा, द टर्म ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जब कह रहे हैं ग्रॉस, तो ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ग्रॉस जो है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो रखा है पहले से, ठीक है, और नेट में हटा हुआ है, तो नेट जो है अकेला नेट रहेगा, तो नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड नहीं है। बस इतनी सी बात है, फॉर्मूले भी लिखे हैं, ये अपने पढ़े थे। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब ग्रॉस में से नेट गया, है ना, नेट इन्वेस्टमेंट या नेट वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्ट कर दो। ठीक है, ये वाली बात है। आई होप समझ में आएगा, बहुत ईजी है, बेसिक सी चीजें, कुछ नहीं। डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? ठीक है, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज, ठीक है, द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जैसे इंडिया है, ये नक्शा है भारत का, मान लो, समझने के लिए बनाया, भावुक मत होना। ठीक है,
तो आप जम्मू से कन्याकुमारी तक आप कोई भी गुड्स खरीदो बेचो, कोई टेंशन नहीं, आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको किसी दूसरी कंट्री में, जैसे एग्जांपल आप ले रहे हैं, यहाँ यूएस है, ठीक है, यूएस में कुछ ट्रेड करना है, खरीदना बेचना है, मतलब अपने कंट्री की, देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है आपकी, जो देश की सीमाएं हैं, उसके बाहर जाके काम करना है आपको, समझ रहे हो, तो वो फिर आगे की बात हो गई, ठीक है। ज्योग्राफिकल टेरिटरीज की, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरीज या इकोनॉमिक टेरिटरीज की बाहर की बात होगी। डोमेस्टिक टेरिटरी का और मतलब समझो, सिंपल सी बात कहूं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। एग्जांपल क्या, आपका हवाई जहाज है, ठीक है, वो भारत में खड़ा तो भी हमारा ये, वो नेपाल जाके, नेपाल गया, वहां जाके लैंड हो गया, ठीक है, वहां सवारी उतरी और नेपाल में खड़ा है इंडिया का, तो नेपाली ये थोड़ी कहेंगे हमारा हो गया, वो इंडिया का ही रहेगा, वो तो आपकी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब आपकी बाइक है, आप बगल वाले घर के बाहर खड़ी कराओ तो उसकी थोड़ी हो जाएगी, वो आपकी रहेगी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, सिंपल सी बात है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस पर आपका हिस्सा, चाहे वो आपके घर में हो चाहे कहीं बाहर हो, इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, हम धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। अब आप अपनी टेरिटरी का काम जो है ना, बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब आपकी बाउंड्रीज के अंदर अंदर कोई जो काम हो रहा है कंट्री में, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप गुड्स को, लोगों को, कैपिटल को आराम से सर्कुलेट कर सकते हो, एक से दूसरी जगह देश में जाना, आराम से चले जाओ, ट्रेन में बैठो, टिकट कटा चले जाओ। लेकिन देश के बाहर जाना है तो फिर समझ रहे हो, लोगों का आना जाना, गुड्स का आना जाना, उन सब चीजों पे बहुत सब रोक टोक रहती है, ठीक है, ये वाली बात है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है वो सब चीज समझो। पॉलिटिकल फ्रंटियर, जैसे जियोग्राफिकल टेरिटरी मतलब बाउंड्रीज जो है कंट्री है, ठीक है, वो, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे टेरिटरीज जो है हमारे, ठीक है, उनका पानी, हाँ, इंडियन ओशियन इंडिया का है, वो कोई और नहीं कह सकता, फालतू बात करेगा पिटेगा, सीधी सी बात है, इंडिया का है वो, ठीक है। एयर स्पेस मतलब इंडिया की जो छत है ना, आसमान जो है इंडिया के ऊपर का, वो भी इंडिया की टेरिटरी है, मतलब यहाँ से भी कोई हमारे बिना परमिशन नहीं निकलेगा, ठीक है, परमिशन नहीं चाहिए उसको, आसमान से भी जाना। और ये सब समझ रहे हो क्या बातें चल रही है, तो चाहे वो पानी का रास्ता हो गया, चाहे हवा का हो गया, वो इंडिया का ही है। फिर एग्जाम्पल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया। अब जैसे आपको पता है इंडिया जो है, इसमें जो जियो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे सिंगापुर, आपको पता है पहले जो रिलायंस था, जीएसएम और सीडीएसएम आता था, सीडीएसएम, हाँ, जीएसएम और ये आते थे, तो आपको तो सिंगापुर तक जो अनिल अंबानी रिलायंस संभाल रहे थे, ठीक है, जियो शुरू किया मुकेश अंबानी ने, ठीक है। रिलायंस वो जो फोन और सिम वाला आता था पहले, बहुत पहले, जो आपको बताऊँ, सिंगापुर तक चलता था। तो कहने का मतलब है, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या मान लो हमने पूरी टेक्नोलॉजी यूएस से ली है, जियो की एग्जाम्पल, ठीक है। अब जितना भी इंटरनेट की फैसिलिटीज है, पूरा इंटरनेट, आपको तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है जिनके थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर होता है, समुद्र में बिछी हुई रहती है, ठीक है, ऐसे पूरी, तब इंटरनेट पूरा चलता है, ठीक है, ये सिस्टम रहता है। तो अब जहां से भी हम ले रहे हैं, समझ रहे हो, तो वो बहुत हिसाब किताब रहता है, तो वो किसकी टेरिटरी से होके जा रहा है, समझ रहे हो, तो टेरिटरीज में ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। हम जियो की सर्विस ले रहे हैं अगर, ठीक है, जियो किसी दूसरे देश में, जैसे इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान तक जाना है ना, पाकिस्तान आएगा बीच में, तो इसकी टेरिटरी के होते हुए जाना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। अभी गैस लाइन का भी चल रहा है, बहुत सब चीजें आगे आप लोग समझोगे क्या बात है उस बारे में, ठीक है, अभी पढ़ेंगे उस बारे में तो बता देंगे, मतलब एक्स्ट्रा चीज है वो, ठीक है। और देखिए आपका डोमेस्टिक टेरिटरीज में और क्या क्या आता है, एम्बेसी, ओ एम्बेसी क्या होता है सर, देखो सिंपल सी बात है, एम्बेसी है, जैसे ये इंडिया है एग्जाम्पल, ठीक है, ये यूएस है, तो आपको यूएस जाना है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सिस्टम क्या चलता है पता है आपको, यूएस जाना है ना, तो यूएस की एम्बेसी इंडिया में होगी, ठीक है, और अगर यूएस का कोई इंडिया आना चाहता है ना, तो उसको वहां पर हमारी इंडिया की एम्बेसी होगी, ठीक है। जैसे आपने बजरंगी भाईजान देखिए, तो वो एम्बेसी क्या होता है समझ रहे हो, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बाकी देशों की एम्बेसी होगी, ठीक है। एम्बेसी क्या है, एक क्वार्टर, मतलब एक ऑफिस टाइप का होता है, जहां पर आप जाके ये वेरिफिकेशन कराते हो कि हाँ भैया, हम बहुत ही ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल बेकार नहीं है, कोई भी हमारे पास चार्जेस नहीं है, कोई भी केस वगैरह नहीं है हमारे ऊपर, हम दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, हमें अलाउ करें, तो वो सब परमिशन आपको एम्बेसी देती है, ठीक है, अपने देश जाने की। मतलब क्या, मैंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का, ठीक है, कोई इंडिया का बंदा है और ये यूएस है, तो यूएस से कोई इंडिया आना चाहता है, ठीक है, तो इंडिया की एम्बेसी होगी यूएस में,
ठीक है, इंडिया की यूएस में एम्बेसी होगी, तो यूएस वाले बंदे को इंडिया की एम्बेसी जाना पड़ेगा, पहले वहां बोलना पड़ेगा हमें यहाँ आना है, ठीक है, सब चीजें करनी पड़ती है, पूरी प्रोसेस होती है। तो वो जितना जगह में ऑफिस है ना हमारा, वहां पर जितनी एम्बेसी होगी हमारी, ठीक है, तो सीन क्या है कहने का, कि वो इंडिया की प्रॉपर्टी होगी, वो इंडिया की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, वो क्या है, इंडिया की प्रॉपर्टी है, समझ। कहने का मतलब है वो जो वहां पर एम्बेसी है, ठीक है, वो इंडिया की प्रॉपर्टी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यूएस को कोई लेना देना नहीं है उससे। अब जैसे इंडिया में यूएस की एम्बेसी है दिल्ली में, ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अब वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है फिर उससे, समझ रहे हो, ये वाली चीज होती है। हर एक दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती है एक दूसरी कंट्री में, ऑफिस जैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। कंसल्टेंट, ठीक है, मिलिट्री बेस समझ रहे हो, कैंप लगते हैं, ठीक है, मिलिट्री के वो रहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया का किसी दूसरे देश, मित्र देश है कोई हमारा, ठीक है, रशिया से, रशिया में हमारे जवान जाके ट्रेनिंग करते हैं, आपको पता होगा या नहीं पता, ठीक है, हम क्या करते हैं, या बहुत सारी कंट्रीज आपस में जो वॉर टेक्निक्स है वो एक्सचेंज करती हैं, उसके लिए क्या करती हैं, अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग चलाते रहते हैं, ठीक है, हम बाहर की कंट्रीज में हमारे सोल्जर्स जाके, या बाहर के सोल्जर्स हमारे यहाँ के ट्रेनिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो वहां जाके रह रहे हैं, तो वहां पर कोई इंडिया का कैंप है, ठीक है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है फिर ये वाली चीजें, ठीक है, परमानेंट है या टेम्परेरी लगा हुआ है हमने, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विथ पॉलिटिकल फ्रंटियर। लेकिन जो बाहर का, जैसे कोई जैसे मान लो हमारे यहाँ नेपाल का कैंप है, ठीक है, मिलिट्री बेस है, तो वो फिर हमारा उससे कोई लेना देना, हमारा पार्ट नहीं है, वो उनका पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे चलता है सब। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एम्बेसी इन अमेरिका, ठीक है, इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वही वाली बात है कि अमेरिका में हमारी एम्बेसी है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यूएस का नहीं है वो, समझ रहे हो, लेकिन उसको खोलने की परमिशन यूएस ने दी होगी तब, ठीक है, ये वाली बात होती है। तो इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे काम होता है ये सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, या दिमाग लगाना ऐसा कुछ नहीं, बस एक आइडिया लेना था क्या है। फिर बात आती है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, ठीक है, जो जिस देश में व्यक्ति रह रहा है ना, वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, ऐसे समझ लो सरल शब्दों में। A normal resident is said to be a person or an institution who ordinarily reside or is located in country and whose center of economic interest lies in that country. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पैसा बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट है। मतलब आप और मैं इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पर खाते हैं, बचाते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, सेविंग करते हैं, तो हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। कोई अमेरिका से आया, साल 2 साल इंडिया में रहा, ठीक है, इंडिया में ही फिर वो आके रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठीक है, सारी चीजें इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया है, ठीक है। सर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, हाँ देखो नीचे लिखा, दस देयर आर 2 कंडीशंस टू बिकम ए नॉर्मल रेसिडेंट। आप कहीं दूसरे देश में जाके, जापान, ब्राजील में, जापान में, ठीक है, किसी भी जगह, टोक्यो, आपने पता है जापान में, तो जहां भी जाके रह रहे हो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बन सकते हो उस कंट्री के। कैसे? पहली कंडीशन क्या है, स्टे इन दैट कंट्री, ठीक है, स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रहने चाहिए आप, 365 दिन से ज्यादा अगर आप उस कंट्री में रह रहे हो तो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाओगे आप, ठीक है। सिटीजन कहाँ के रहोगे आप? इंडिया के। सिटीजन कहाँ के रहोगे आप? इंडिया के, लेकिन वहां के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाली बात है। सिटीजन कैसे बनता है कोई? दो देखो, दो कंडीशन होती है सिटीजन, या तो तुम्हें उस देश में जन्म लेना पड़ेगा, तो तुम उस देश के, आप इंडियन क्यों हो? क्योंकि आपने इस देश में जन्म लिया, तो वो तो किसी के हाथ में है नहीं कि सिटीजन बनना, ठीक है, वो तो ऐसा है कि जो जिस देश में पैदा हुआ उस देश में बन जाएगा सिटीजन। दूसरा है कि आपको फिर भी किसी दूसरे देश का नागरिक बनना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो, बन जाओगे, तो ये वाली बात, ठीक है। सिटीजन जैसे आप इंडिया के रहोगे, लेकिन 1 2 साल 3 साल से आप दुबई में रह रहे हो, तो फिर नॉर्मल रेजिडेंट वहां के हो जाओगे, सिटीजन यहाँ के रहोगे, ये वाली बात है। इंडियन रहोगे आप, ठीक है, सिटीजन, और नॉर्मल रेजिडेंट वहां के हो जाओगे, ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, मतलब आप पैसे कमाने, बचाने, इन सब के लिए उस देश में रह रहे हो, ठीक है। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है, तो उस जगह पे ये सब चीजें कर रहे हो आप, तो उस जगह पे आप क्या हो, नॉर्मल रेजिडेंट हो फिर उस कंट्री के। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नॉर्मल रेसिडेंट के बाद फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम एक नया कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है। डेली रूटीन में आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें आपके लिए नया रहेगा। फैक्टर इनकम हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम जब पढ़ा था, जब हम किसी को फैक्टर सर्विस देते हैं, काम करते हैं किसी के लिए, बदले में जो पैसा मिलता है हमें फैक्टर इनकम या पेमेंट होता है। अगर हमें मिल रहा है तो इनकम, दे रहे हैं तो पेमेंट, सिंपल सी बात है। इट इज द अरे यार ये कलर लिखे नहीं रहा, रुकना। इट इज द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न, ठीक है। रेंडर आप कर रहे हो, फैक्टर सर्विस दे रहे हो किसी फैक्ट्री को, तो उसके बदले जो पैसा कमा रहे हो फैक्टर इनकम हो गया, ठीक है। आगे देखो, इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाने के लिए, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार चीजें थी। तो लैंड के बदले रेंट मिलता है हमें, लेबर काम करते वेजेस मिलता है, अगर हमने कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और हमने एंटरप्राइज बिजनेस में काम कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चारों टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो हमें मिलेगा। फैक्टर इनकम चार तरह से मिलती है, या तो आपने अपनी जगह दी होगी तो उसका रेंट मिल जाएगा, या तो आप खुद काम कर रहे हो तो पैसे मिलेंगे, या आपने अपना पैसा लगाया होगा तो इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, या फिर प्रॉफिट कमाओगे आप जिस बिजनेस में हो। तो ये वाली बात है। और क्या लिखा हुआ है, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज नेशनल इनकम में कितने गुड्स आए और कितने गुड्स गए, ठीक है। इसके लिए फैक्टर इनकम के लिए आता पूरा वो एकदम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बनाया था, 1 2 3 4 के पूरे स्टेप्स बनाए थे इसमें। तो मैंने बताया था कि गुड्स जा रहे हैं, रियल फ्लो होता है, ठीक है, रियल फ्लो होता है, उस टाइम पढ़ाया था। तो जितने गुड्स एंड सर्विस आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होंगे। फोर्थ स्टेप ये कह रहा है। सर ट्रांसफर इनकम क्या होता है, दान देना, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। दान मिल रहा है तो ट्रांसफर इनकम, दान दे रहे हो ट्रांसफर पेमेंट। सर दान, तो दान लिख दो फिर। नहीं, ये होता है थोड़े बड़े लेवल का होता है, ठीक है, जब एक दूसरी कंट्री आपस में देती है किसी को, जरूरत पड़ने पर दे के भूल जाते हैं बस, ठीक है, मदद के तौर पर, ठीक है। कंट्री नहीं, इसके अलावा भी होता है, आप किसी कंट्री के सिटीजन्स को दे सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी बातें इसके अंदर आती है। मतलब ये है कि किसी को आप पैसा दे रहे हो और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उसे कुछ भी काम नहीं चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री इनकम में क्या था, बदले में काम चाहिए, यहाँ पर बदले में काम नहीं चाहिए। देखो, इट इज इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन रिटर्न, कुछ काम किए बिना पैसा मिलता है, ठीक है। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट में मिलेगा या देना है बस, काम मतलब ये मिलेगा मिलेगा, काम नहीं करना है इसमें कुछ भी। जैसे दीज आर फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट सेक्टर, वाइस वर्सा। जैसे एग्जाम्पल गिफ्ट, ठीक है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या कर दिया, 20 करोड़ रुपए दे दिए, मदद कर दी उसकी, वापस थोड़ी मांग, आप किसी को दान देके वापस थोड़ी मांगते हो, दे दिया, ठीक है। एक देश ने, जैसे आपने नेपाल के यहाँ भूकंप आया बहुत ज्यादा, इंडिया ने उसको 100 करोड़ रुपए दे दिए एग्जाम्पल, तो अब आ गया, दे दिया आपको, उसकी काम बन गया उनका। डोनेशन, ये सब चीजें होती हैं। स्कॉलरशिप, ठीक है, कोई बच्चे ने अच्छे नंबर लेकर आया, गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप दे दी, गवर्नमेंट वापस थोड़ी मांगने आएगी बाद में, स्कॉलरशिप है वो, ट्रांसफर इनकम एक तरह से बच्चे के हिसाब से ले, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, गरीब लोगों को क्या देती है गवर्नमेंट, पेंशन देती है, जिनकी 60 65 70 साल की एज है उनको, तो उनसे बदले में कुछ काम लेगी क्या वो, या सामान लेती है, पैसा के बदले कुछ बाद में बोलती है कि पैसे दे देना बुढ़ापे में या मरने के बाद, दे दिया बस वो। तो ट्रांसफर इनकम क्या, एक तरह से देना है बस, बाद में एक्सपेक्ट नहीं करना उस, ठीक है। और इसको नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं करते, कहने का मतलब बस ये डिफरेंसेस हैं इसके। आई होप आपको ये समझ में आया होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर होगा मुझे। देखिए, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। डेफिनेशन क्या सुनो, एक देश में एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे उनकी फाइनल मनी वैल्यू का टोटल, ठीक है। जैसे देखो, एक देश में ये बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, ये साल भर में गुड्स खरीदने पे खर्चा करते होंगे, सबने मिलाकर साल भर में गुड्स खरीदने पे खर्चा किया मान लो 100 करोड़। कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स पे, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स पे। तो जितना खर्चा किया होगा उसका टोटल जीडीपी होता है बस। लगभग 250 करोड़, 250 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी होगी कंट्री में, इंडिया की, प्लस ही होगी इससे। इंडिया की जीडीपी अभी 250 लाख करोड़ के आसपास होगी, कंफर्म बताऊं आपको, देखना एक सेकंड। जीडीपी इंडिया की ना अभी 2.87 लाख करोड़, ठीक है, 2019 के हिसाब से है ये तो आंकड़े। अच्छा, पाकिस्तान की पता कितनी, 20 लाख करोड़ के आसपास, 20 लाख करोड़ के आसपास बस।
ठीक है, मतलब 10% हमारी जीडीपी। और उनकी पॉपुलेशन के, आज मैंने पॉपुलेशन से याद आया, ये चैप्टर पॉवर्टी शायद पढ़ा हुआ, तो मैंने बताया होगा कि हमारे यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 21-22 करोड़ है। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ है। अकेला यूपी पाकिस्तान पे भारी अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, फिर भी पता नहीं वो क्यों पंगे लेते रहते, समझ में नहीं आता मेरे को, है ना। तो सोचो इंडिया में 135 करोड़ है, हालांकि जनसंख्या पूरी, अकेला यूपी निपट लेगा ढंग से छोड़ दिया तो। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान कहता है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट है ना, आ बैल मुझे मार, तो बस वही वही फंडा उनका। ठीक है, चलो खैर, जीडीपी एमपी की बात करें, ठीक है, देखो इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स समझते हैं ना, और सर्विस। तो मार्केट में जितने का वो बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट 100 का बिक रहा है, कोई 10 का बिक रहा है, कोई 20 का बिक रहा है, कोई 50 का बिक रहा है, ठीक है, ये वाली बात है। मार्केट वैल्यू जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उन सबका एक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, अपनी कंट्री की, अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में, ठीक है, तो उनका पूरे साल भर में जितने हो रहे हैं, ठीक है, उसका टोटल जीडीपी होता है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशंस पूछता नहीं है, आप बस नाम भी याद रख लो ना क्या क्या है, तो आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चंस में सॉल्व करने मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी निकालने का, जीवीओ एमपी, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, ये सब चीजें हम, ये आपको वैल्यू एड मेथड में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इट इज प्राइमरी मेजर, ठीक है, किसी कंट्री की ग्रोथ मेजर करनी है ना, तो उस कंट्री की जीडीपी देख लो, पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनडीपीएमपी क्या होता है? सिंपल सी बात है, सेम डेफिनेशन में, बस देखो सुनना, अब यहां से कहानी शुरू है। यहाँ लिखा है मैंने जीडीपी एमपी, और नीचे लिखा है एनडीपी एमपी। सर इसमें फर्क क्या है? जी और एन का फर्क है, बाकी सब सेम है। जी मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का नेट से कनेक्शन है, तो मतलब ग्रॉस इसमें है और इसमें नेट है, तो इस वाले में हमने क्या कर दिया होगा, माइनस, माइनस कर दिया होगा किसको, डेप्रिसिएशन को। अगर हम, सुनना मेरी बात, अगर मुझे एनडीपी एमपी चाहिए, एनडीपी एमपी पता करना है, तो क्या करूंगा, जीडीपी एमपी है, ग्रॉस है ये, ठीक है, ग्रॉस पहली वाली हमेशा वैल्यू ग्रॉस और नेट की होती है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, अगर मैं जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, एनडीपी एमपी पता पड़ जाएगा मुझे। अच्छा ऐसा होता है सर? हाँ, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल्स टू नेट, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा तो नेट आ जाएगा, यही तो लिखा है, ऐसा है। ठीक है, तो देखो सेम डेफिनेशन है, ये देखो पूरी पढ़ के देखना, सेम है, बस यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ बस थोड़ी सी कहानी बदल दी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन हट गया बस। ठीक है, बाकी सब सेम है, ऐसे ही याद देखो। अभी हो गया जीएनपी एमपी, सर जीडीपी से समझना सारे, ठीक है, जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी हो गया है, तो जी तो जी है ही सर, ये डी और एन हो गया इस बार, डी डोमेस्टिक और एन नेशनल। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम पढ़े थे ना, हाँ वही वाले होते हैं। ठीक है, बीच में डी और एन मतलब डोमेस्टिक और नेशनल, याद करना, पी हमेशा प्रोडक्ट रहेगा सेम, फिर एमपी। तो अब डी और एन में रिलेशन किसका होता है, जीडीपी एमपी जो है वो हमारे पास है, जीएनपी पर जाना है, एमपी पर। तो जीडीपी और जीएनपी, जी और एन में रिलेशन होता है डेप्रिसिएशन का, और डी और एन में रिलेशन होता है एनएफआईए का। डोमेस्टिक इनकम, देखो यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम है, क्वेश्चंस में एक बात समझना, इक्वल टू के राइट साइड में वो वैल्यू रखो जो आपके पास दी हुई है, और लेफ्ट में वो रखो जो आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे जीडीपी एमपी की वैल्यू दी है आपको, मान लो 30, जीएनपी एमपी निकालना है आपको, और एनएफआईए आपको पता है कितना है, मान लो 5, तो लेफ्ट में वो वैल्यू रखो जो कैलकुलेट करनी है इक्वल टू के, राइट में वो रखो जो आपके पास है। ठीक है, तो क्या हुआ, डी से एन पर जाना है, मतलब डी दिया हुआ है, एन बनाना है, तो क्या करेंगे, एनएफआई को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 35। मतलब क्या हो गया, जीडीपी में आप क्या कर दो, एनएफआई ऐड कर दो, तो जीएनपी आ जाएगा। सेम डेफिनेशन है। ठीक है, बस लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई जोड़ दिया बस। ठीक है, अब सर एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी कुछ नहीं, नेट, ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें डेप्रिसिएशन भी हटा दिया, लेकिन नेशनल
इनकम के हिसाब से देखो, डेप्रिसिएशन हटा दिया हमने, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन इंक्लूड कर दिया एनएफआईए को सेम जीडीपी के डेफिनेशन में। देखो ये लिखा है, जीएनपी एमपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी एमपी दिया है, एनएनपी एमपी निकालना है, तो जी से एन पर जाने के लिए क्या करोगे, ध्यान देना, इस वाले जी से इस वाले एन पर जाने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस, बस जी से एन पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, याद है ना, ग्रॉस और डेप्रिसिएशन नेट ऐसे पढ़ाया था पूरा, ग्रॉस से नेट पर जाना तो माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस पर आना तो प्लस डेप पढ़ा था। तो ग्रॉस से नेट पर जाना है, राइट साइड की इक्वल टू की वैल्यू से लेफ्ट साइड वैल्यू पे जाना है, जी से एन पर जाना है, पहला वाला एन, तो माइनस डेप्रिसिएशन। और क्या होता है, एनएनपी बनाने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो, एक्सक्लूड कर दो, और एनएफआई इंक्लूड कर दो, ये लिखा है, तो भी आ जाएगा, सिंपल है, ये होता है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे भी है कुछ कहानियां, देखेंगे एक एक करके समझेंगे, फिर क्वेश्चंस भी है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, कहने का क्या मतलब है, नेक्स्ट जिस पे हमें बात करनी है, एनडीपी एफसी या एनएनसी एफसी, इसको इतना दिमाग नहीं भी लगाओ चलेगा, लेकिन एनडीपीएफसी आपको समझना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब आप क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हटा दिया आपने और एनएफआईए भी हटा दिया, तब वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, ये वो वैल्यू है, ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, मतलब कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, साल भर में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रही है, वो एनडीपीएफसी होता है आपका, ठीक है। जीडीपीएफसी क्या होता है, ये वो टोटल वैल्यू जनरेट जो हुई है आपकी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, डेप्रिसिएशन के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दो बार लिख गया, डेप्रिसिएशन के साथ, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी इसे कहते हैं, ठीक है, और ऐसे कह लो कि आपका एनवीए, अरे यार ये कंफ्यूजन हो जाएगा अभी आप लोगों के लिए, इसको हटा दो, ठीक है, यहां तक समझो इसको, यहां से हटा दो, यहां से, आपको अभी एनवीए वगैरह में बाद में पढ़ाऊंगा, तब काम आएगा। मतलब एक साल में एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फैक्टर इनकम कितनी जनरेट हो रही है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो इसमें बस, ठीक है। एफसी क्या है और एमपी पढ़ा था ना, एनआईटी का डिफरेंस होता है इनके बीच में, बस वो बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनसे फैक्टर इनकम कितनी अर्न की है नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, कंट्री के जो हैं और बाहर के जो, उन सबकी मिलाकर, डोमेस्टिक टेरिटरी के, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आएगा क्योंकि ग्रॉस में जुड़ा हुआ है, और एनएफआईए, ठीक है, जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका भी जुड़ेगा इसमें। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सही मायने में ये होती है नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है क्या, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम कहते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट वाली एफसी, इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर इनकम, ठीक है, जितने रेसिडेंट है कंट्री के, जितने रुपए कमा रहे हैं वो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड से, उसका टोटल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम रटना नहीं है इनको, बस नाम पता होना चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए इनका, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए आपको, तो नाम से कहानी बन जाएगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एफसी में सब में फैक्टर इनकम का टोटल होता है, ठीक है, और एमपी में सब में मार्केट प्राइस में कितने का जो है जा रहा है उस वैल्यू का टोटल होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम्स, अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो आपको सीखने हैं, ठीक है, ये तो एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है, ये आ जाएंगे तो फिर आपके बाकी के मेथड जो पढ़ोगे वो आप आसान से कर पाओगे, इजी है, देखते जाओ सुनते जाओ। यहाँ दिया हुआ है जीएनपी एमपी, सुनना, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका यही कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा आपको समझाने में आसानी हो जाएगी ना। इसका टेबल का साइज थोड़ा छोटा कर देता, इतने बड़े की हमें जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको यही करवा सकता हूँ इससे। अच्छा, आप लोगों को कॉपी पेन पर ही करना है, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा आपको, कॉलेज में होता है, स्कूल में नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है सुनो, कैलकुलेट करने कह रहा है एनडीपीएफसी, ध्यान सुनना, जो कैलकुलेट करने का आएगा उस वैल्यू को रखो लेफ्ट साइड, एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जीएनपी एमपी, जो क्वेश्चन में गिवन है
उस वैल्यू को रखो राइट साइड इक्वल्स टू के, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया, जीएनपी एमपी को रख दिया राइट साइड। अब क्या है, कन्वर्ट करना सीखना है। अगर जो अब मैं बात कर रहा हूँ ये आपने मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत आएगी उनका। इसके लिए ही वो कॉन्सेप्ट समझे हैं और यही जो क्वेश्चन के तरीके हैं वो आपके आगे मेथड्स में काम आए। देखो राइट साइड में वैल्यू कितनी दी है 16000, 16,000। ग्रॉस से नेट पर जाना है आपको, ठीक है, ग्रॉस से नेट पर जाना है। राइट साइड में जो वैल्यू दी है और लेफ्ट में वो जो निकालना है, तो ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पर जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। जी से एन पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस एन, मतलब बीच वाला जो होता है वो होता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम तक जाना है तो माइनस एनएफआई है। ये पूरा बातें पढ़ाई है मैंने आपको, याद हो, ठीक है। और एमपी से एफसी पर जाना है। एमपी से एफसी पर जाने के लिए क्या करते हैं, एमपी से एफसी पर जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, ठीक है। तो 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 1,000, 1,000 माइनस एनएफआई कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 1400 माइनस एनआईटी कितना दिया है, एनआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला दिया है, सिखाया है, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आईटी कितना है, जीएसटी कितना है, आप आईटी या जीएसटी कितना है 1300 माइनस सब्सिडीज कितना है 1200, तो ये आ गया 100, तो माइनस 100। अब कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने तो कर लिया अब जो करना था, मतलब हमारा तो कोड हो गया। अब बोर्ड देने की बारी इस साल तुम्हारी है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉपी पेन पे करेंगे, टाइम बचाने के लिए कर दिया मैंने और कुछ नहीं बस, ठीक है। ये आंसर की वैल्यू आई, कैलकुलेट ऐसे करना, नहीं समझ में आया वापस से देख लेना एक बार, लेकिन और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा लूँ अभी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करके दिया हुआ है हमने, देखो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एनएफ एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना था, जीएनपी एमपी आपके पास वैल्यू दी थी, डेप्रिसिएशन माइनस किया क्योंकि जी से एन पर जाने के लिए करते हैं इसलिए, एनएफआई माइनस किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और एनआईटी माइनस किया एमपी से एफसी पर जाने के लिए, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज माइनस किए। डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी थी एक, ये इसकी वैल्यू 16,000, इसकी दी थी 1,000, इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, एनएफआई की, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1400 रखा, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ये होता है 0, 0 रख के 1400 दिखाना है, ठीक है, इसलिए ये अलग से डाला है, तो माइनस 1400, ठीक है, 1400। फिर एनआईटी यहाँ पर हमने कैलकुलेट नहीं कर पाए शायद, हाँ यह लिखा है देखो, आईटी माइनस सब्सिडीज, जस्ट सॉल्व करना है कर लो, आपको अच्छा लगे। तो वो कितना आ गया, 1300 में 1200 के 100 ही आ गया, तो आंसर आया 13,500। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको वैल्यूज जो है वो, आई होप समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ठीक है, एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके रखने हैं, अगली क्लास में आपको मैं, ठीक है, वो अगली क्लास के लिए, ठीक है, तो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप एक बार पहले से ट्राई करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है, इसको आप ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से करना है इसको, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। बस एक क्वेश्चन का आइडिया दिया है, मुझे लगता है उससे आपको समझ में आ गई होगी बात, ट्राई करना, ठीक है, बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा इनको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको भी ट्राई करेंगे आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो ये 3-4 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, आपको ट्राई करने हैं और नहीं बनेंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को करके देखो, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस ध्यान से करना, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली बात है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी कहता है, ठीक है। अगर उस कहानी को आपने समझ लिया ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी कहेगा, वो कहानी समझनी है आपको। अगर वो कहानी समझ ली ना आपने तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए।
अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, और जो मैंने अभी नहीं बताई है, मुझे अभी याद आ गया तो बता देता हूँ। आंसर आया था आपका इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले 13500, ठीक है, वैल्यू किसमें दी है, इन लैक्स दी हुई है, तो लिखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है इन करोड़, तो जो भी आंसर मान लो आया 100, तो 100 करोड़ आंसर के आगे लिखना है कितना, वरना नंबर जाएगा, आधा नंबर कटेगा इसी बात का, फ्री का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाली बात है, ठीक है। अरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छे से। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है शायद, फर्स्ट ये वाला था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए था ये, तो हाँ ये एग्जाम्पल था जो मैंने सॉल्व करा दिया अभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन और 4, एक एग्जाम्पल कराया, ठीक है, सॉल्व करा आपको बताने के लिए, और 4 मैंने बोल दिए, उनको ट्राई करना, ठीक है। ये कर लिया अगर चारों सही है आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व कराएंगे हम, तब देखना।